हेलो दोस्तों। आज मैं अपना चौथा वीडियो लेके आया हूँ और ये वीडियो पे मैं एक मेरे बहुत ही फेवरेट स्टॉक्स का बात करूँगा। तो आप लोगों में से बहुत लोगों ने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा था कि आप यूएस इन्वेस्टिंग करते हो तो कुछ ऐसे नाम बताओ जिसका हमने कभी नाम नहीं सुना है। वो मेग सेवन जो मैंने बताया उसमें बहुत बहुत ज़्यादा व्यूज़ तो नहीं आए। मे बी आप लोगों को ऐसे कंटेंट चाहिए जो बहुत थोड़ा सा सरप्राइजिंग एलिमेंट हो उसमें। तो ऐसे स्टॉक्स का नाम बताओ पूछा गया था मेरे से कि जो बहुत लोग नहीं जानते हैं। तो आज मैं एक्चुअली ऐसे एक कंपनी की बात करूंगा जो कि मेरा वन ऑफ द लार्जेस्ट होल्डिंग्स है एंड मैं इस कंपनी में पिछले कुछ 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं कि मैं इस कंपनी के बारे में कैसे जाना। आज इस कंपनी ने अपना रिजल्ट भी अनाउंस किया है, क्वार्टरली रिजल्ट Q3 का। तो कैसा रहा रिजल्ट, आगे के क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और मैं थोड़ा सा इंडिया के एक दो कंपनी से भी इसको कंपेयर करूंगा ताकि आपको समझ में आए कि ये कंपनी कहाँ है और कितनी बड़ी है। और जो तीसरी चीज़ है वो हम बात करेंगे कि क्या लगता है मुझे इसके फ्यूचर के बारे में। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है ये, मैं बस नॉलेज के लिए वीडियोस शेयर करता हूँ। मैं इससे भी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र भी नहीं हूँ वैसे, पर मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये कंपनी जिसकी मैं बात करने वाला हूँ उसका नाम है सी लिमिटेड, SEA लिमिटेड। तो ये अगर आपने नाम नहीं सुना है तो आपको सुन के ताजुब होगा कि ये साउथ ईस्ट एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, ताइवान, इन सब जगह की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी है। और ये आप समझो कि इसके 3 बड़े डिविजन्स हैं। सबसे पहला ई कॉमर्स डिवीजन जो कि ये 5 कंट्रीज़ में चैम्पियन है, नंबर 1 पे है। तो वहाँ का फ्लिपकार्ट है, आप ऐसा समझो। जो दूसरा इसका सेगमेंट है वो बेसिकली ये लोन का सेगमेंट है। फिनटेक बोल सकते हो आप इसको, या NBFC बोल सकते हो, जैसे बजाज फाइनेंस इंडिया में होता है, वो सेगमेंट है। और तीसरा जो इसका सेगमेंट है वो है गेमिंग, जैसे नज़ारा टेक्नोलॉजीज इंडिया में है, पर वो बहुत ही बड़ी गेमिंग है। आपने फ्री फायर का नाम सुना होगा शायद। तो फ्री फायर यही गरेना जो है वो इसी की डिवीजन है। गरेना ओन करती है फ्री फायर गेम को। बहुत लोगों में पॉपुलर था ये, फिर इंडिया ने इसको बैन कर दिया था। अभी भी शायद वो बैंड ही है। तो ये जो कंपनी है ये कोई छोटी कंपनी नहीं है। ये ऑलरेडी ये $84 बिलियन की कंपनी है। तो ऑलरेडी लेट्स से जोमेटो से अगर मैं इसको कंपेयर करूँ, वो सही कंपैरिजन होगा, जोमेटो के ऑलमोस्ट 2.5-3 गुना है मार्केट कैप में। बट आपको जान के ये ताजुब होगा कि जो रेवेन्यू है इस कंपनी का, जोमेटो करीब करीब 7,000 करोड़ करता था लास्ट टाइम तक, जब वो इन्वेंट्री लेड मॉडल नहीं था। ये भी इन्वेंट्री लेड मॉडल नहीं है। तो पुराना मॉडल जो जोमेटो को था उसी तरह का कुछ इसका मॉडल है। जोमेटो 1,000 करोड़ के अराउंड करता है। ये कंपनी, आपको जान के ताजुब होगा, अभी जो क्वार्टरली रिजल्ट आया है, जोमेटो 1 बिलियन का अराउंड है, थोड़ा उससे भी कम ही था। ये कंपनी $6 बिलियन रेवेन्यू की है इस क्वार्टर। तो जोमेटो का रेवेन्यू के हिसाब से देखा जाए तो ये 6 टाइम्स है। और आप समझ लो कि ये 6 into 4 में करूँ तो $24 बिलियन का इसका रेवेन्यू है। और ये जो कंपनी है इसका ग्रोथ रेट, दिल थाम के बैठिए आप, ये 39% का ग्रोथ रेट है। तो आपको अब समझ में आ रहा होगा कि इंडिया के आसपास ही एक ऐसा कंपनी है जो कि इतनी बड़ी है साइज में। ये साउथ ईस्ट एशिया की अब शायद सबसे बड़ी मार्केट कैप वाइज कंपनी है। चैंपियन है ये कंपनी, ग्रोथ रेट 40%। आप जैसे इमेजिन करो कि कोई हमारे यहाँ पे रिलायंस, HDFC बैंक या कोई और बड़ी कंपनी का ग्रोथ रेट क्या है, 10-12% मैक्सिमम। ये कंपनी वहाँ की सबसे बड़ी होने के बाद भी इतना ग्रोथ रेट है। तो चलिए मैं अब आपको मैं दूसरे सेगमेंट पे लेके जाता हूँ, जहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे इसके 3 सेगमेंट्स और इस बार कैसा रिजल्ट रहा। और कॉन कॉल में जो उनके उनके CEO हैं फॉरेस्ट ली, उन्होंने क्या कहा है। तो सबसे पहली बात तो ऐसा मैंने बताया कि ग्रोथ रेट इनका कुछ 39% का राउंड आया इस क्वार्टर में। जो ई कॉमर्स डिवीजन है उसने $3.8 बिलियन कमाया है। तो करीब करीब आपका जो $6 बिलियन का रेवेन्यू है उसमें से बहुत बड़ा चंक ई कॉमर्स के थ्रू आता है। और ई कॉमर्स का ग्रोथ रेट 37% रहा है। जो इनका लोन बुक वाला सेगमेंट है जहाँ पे वो लोन करती है, तो बेसिकली ये पूरा एक ना आप ये समझ लीजिए कि
एक बहुत ही कैप्टिव कस्टमर बेस है कि आप ई कॉमर्स भी नहीं से करो, अगर आपको कुछ लोन ज़रूरत पड़ेगा, पे बाय नाउ पे लेटर ये सब करना है, बजाज फाइनेंस टाइप, तो वो भी यही देते हैं। तो उसका जो है वो $1 बिलियन का रेवेन्यू रहा है। इनका लोन बुक कुछ $7 बिलियन के अराउंड है। और दिल थाम के बैठिए, ये जो लोन बुक है ये 60% 70% के हिसाब से ग्रो कर रहा है। आप हमारे एनबीएफसीज को देखिए, छोटी से छोटी एनबीएफसी भी 30% ग्रोथ करने के लिए, एसबीएफसी फाइनेंस जैसे 30% ग्रोथ करने के लिए बहुत मुश्किल से हो पा रहा है। ये कंपनी 60-70% से अपना लोन बुक ग्रो कर रही है। और ये साउथ ईस्ट एशिया के अलावा ब्राज़ील भी इसका एक मार्केट है। सो साउथ ईस्ट एशिया मार्केट है, ब्राज़ील भी एक बड़ा मार्केट है, और अब ये अर्जेंटीना भी जा रही है। और इसका जो थर्ड डिवीजन है, जो सबसे प्रॉफिटेबल डिवीजन है, वो है गेमिंग, वो फ्री फायर वाला, जिसमें इन्होंने 653 मिलियन का रेवेन्यू बनाया है। तो इस तरह से ये कंपनी अपने रेवेन्यू बनाती है। तो कॉनकॉल में 2-3 बड़ी बड़ी बातें उन्होंने बताई है। सबसे पहली बात, जो गाइडेंस है, उन्होंने बोला है कि जो ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू होगा, तो बेसिकली जो ओवरऑल आप सामान खरीदते हो ई कॉमर्स में, उसमें से एक कट ही मिलता है लेट से शॉपी को। इसका ई कॉमर्स जो डिवीजन है, जैसा फ्लिपकार्ट में भी खरीदोगे तो आपने आपने 10,000 का मोबाइल खरीदा, पर उसमें फ्लिपकार्ट का कमीशन शायद 1,000 होगा। तो जो रेवेन्यू जो मैं बात कर रहा था 6 बिलियन या 3.8 बिलियन ई कॉमर्स में, वो सिर्फ कमीशन की बात कर रहा हूँ। तो जब हम जीएमवी की बात करते हैं, ग्रॉस मर्चेंडाइजिंग वैल्यू की, वो शॉपी ने बोला है 25% से वो ग्रो करते रहेंगे अगले कुछ क्वार्टर्स में। तो आप समझिए कि सिर्फ जीएमवी को अगर 25% बढ़ाएगा, इनका फिर टेक रेट होता है ई कॉमर्स में, तो टेक रेट को भी थोड़ा और बेटर करते जाएंगे, तो इनका जो ग्रोथ रेट है टॉप लाइन का, वो और बेटर होता रहेगा। इनका जो एड्स है, बाय द वे एड्स एक बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर होता है किसी भी ई कॉमर्स कंपनी के लिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कुछ आपका इन्वेस्टमेंट लगता नहीं है, जो लगना था शुरू में लग जाता है, और पूरा जो पैसा है वो बॉटम लाइन में फ्लो होता है। तो एड जो है वो 80% से ग्रो कर रहा है अभी, और बहुत ही अंडर पेनिट्रेटेड है एड्स। आई थिंक जब आप एक कंपनी है, नाम सुना होगा आपने, अमेजॉन, तो अमेजॉन का रिटेल का प्रॉफिटेबल होने का सबसे बड़ा कारण एड्स था। आज फ्लिपकार्ट भी उसी राह पे है। सारे ई कॉमर्स कंपनी में एड्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रॉफिटेबल होने का। तो ये रहा। और शॉपी, सॉरी, जो इनका थर्ड जो गेमिंग वाला पार्ट है, उसमें इन्होंने कुछ 50% से बुकिंग बढ़ाई है। तो जनरली जब वो रेवेन्यू रिपोर्ट करते हैं गेमिंग में, तो वो रेवेन्यू उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है, मेन होता है बुकिंग, कि बुकिंग कैसे बढ़ा। बुकिंग बेसिकली वो होता है, डिफरेंस ये है कि बुकिंग मतलब पैसा आप कस्टमर ने ऑलरेडी पे कर दिया है, और जैसे जैसे वो खेलेगा, या उसके जैसे 2 महीने का पैसा मैंने ऑलरेडी दे दिया एडवांस में, और मैं धीरे धीरे जब खेलूंगा तो वो 2 महीने में पैसा कटेगा। तो बुकिंग उन्होंने 55% से ग्रो किया है। और गाइडेंस में उनके सीईओ ने बोला है कि जो गेमिंग का बुकिंग है वो 30% से ऊपर ग्रो करेगा इस ईयर। तो बहुत ही अमेजिंग ग्रोथ रेट है ये, मतलब बहुत बड़ा हाथी है, और ये दौड़ भी रहा है। लोन बुक ये कंटिन्यू करेंगे इसी 60-70 के स्पीड से बढ़ने का। तो तीनों इंजन इनका फायर कर रहा है। जब इतना अच्छा ग्रोथ रेट था, लेकिन अगर आप सी लिमिटेड शेयर प्राइस अगर गूगल में सर्च करोगे, तो आपको दिखेगा 8% से ये डाउन है। तो बहुत लोगों को ताज्जुब होगा कि यार जब इतना ही अच्छा ग्रोथ रेट है तो डाउन क्यों हुआ। तो डाउन होने का कारण है इनका जो कॉस्ट है वो बढ़ा है। तो कॉस्ट बढ़ गया है, इसके कारण इनका जो ईपीएस है, अर्निंग पर शेयर इनकम में, वो मिस हुआ है इस बार। तो इसके कारण हालांकि जब मिस भी हुआ है तो इन्होंने कुछ $870 मिलियन एडजस्टेड प्रॉफिट बनाया है। $870 मिलियन, आप जैसे जोमेटो से कंपेयर करो तो जोमेटो मुश्किल से 170 करोड़ करता होगा, ये ऑलरेडी 7,000 करोड़ का एडजस्टेड प्रॉफिट एबिट्टा करता है। तो एडजस्टेड एबिट्टा क्या होता है? एबिट्टा ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस स्टॉक्स के कॉम्पनसेशन इसमें जोड़ दिए जाते हैं। बेसिकली स्टॉक कॉम्पनसेशन कोई आउटफ्लो नहीं है कैश का, इसलिए इसको एडजस्टेड बोला जाता है। तो मैसिव स्केल है, बहुत प्रॉफिटेबल है। अच्छा, इनका अर्निंग थोड़ा कम क्यों आया स्टेट के एक्सपेक्टेशन से? तो 2 बड़े खर्चे हैं। तो फॉरेस्ट ली जो इनके सीईओ, उन्होंने बहुत क्लियर बोला है कि हमें ग्रो करना है, हमें फ्यूचर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, तो ये लॉजिस्टिक्स में बहुत खर्चा कर रहे हैं, तो वो खर्चा दिखता है। आई थिंक ये कुछ अमेजोन भी ऐसा करता था आज से 10-15 साल पहले।
और सेकंड जो इनका खर्चा बढ़ा है वो है वीआईपी, जैसे अमेजोन प्राइम है, इनका एक वीआईपी शॉपिंग है। तो वीआईपी शॉपिंग को और वो और लोगों को अक्वायर कर रहे हैं, वहाँ पे भी अपफ्रंट खर्चा ज़्यादा होता है। लेकिन जो वीआईपी शॉपिंग में इनरोल हो जाते हैं वो 40% ज़्यादा शॉपिंग करते हैं कंपेयर टू नॉन वीआईपी शॉपिंग के कंपैरिजन में। तो ये तो मैं एज अ इन्वेस्टर बहुत खुश हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आज की प्राइस नीचे गया, मैं एक्चुअली और ख़रीदा हूँ। अगेन मैं ऑब्वियसली आप अपना रिसर्च करके करना, बट यही होता है जब आप कंपनी को फॉलो करते हो, पढ़ते हो कॉन कॉल्स, जब समझते हो एक एक चीज़, लंबे दिनों से फॉलो करते हो, जब प्राइस गिरता है तो आपको ऐसा फील होता है कि अरे ये तो जैसे कपड़े के दुकान में डिस्काउंट आ गया हो, तो आप और कपड़ा खरीदोगे, ये ना कि डर जाओगे। तो ये मेरा था इस कॉन कॉल का। अब मेरा इन्वेस्टमेंट थेसिस क्या है? तो ये मतलब करीब करीब 24-25 बिलियन डॉलर बना रही है ये कंपनी, 84 बिलियन का मार्केट कैप है। तो मुझे तो ये बहुत अट्रैक्टिव वैल्यूएशन लगता है। आप जैसे जोमेटो से कंपेयर कर लो, जोमेटो इसका 1/6 का रेवेन्यू है, थोड़ा मे बी ग्रोथ रेट बेटर है जोमेटो में, लेकिन जोमेटो वैल्यूएशन वाइज ये जोमेटो से काफ़ी सस्ता है और ये काफ़ी वेल इंट्रेंच्ड है, लेकिन ये चैम्पियन है अपने फील्ड का, अपने एरियाज़ में। और अभी रिसेंटली इनके सीईओ फॉरेस्ट ली ने एक इंटरव्यू में बोला था कि वो देखते हैं इसको उस एरिया का, साउथ ईस्ट एशिया का $1 ट्रिलियन कंपनी बनते हुए। तो ये एक्चुअली एक टाइम पे ये $200 बिलियन की भी थी। कोविड के टाइम ये बहुत भागी थी, शेयर प्राइसेस का 360 के करीब पहुंचा था, फिर गिर के 37 हुआ और आज ये करीब 150 के अराउंड है। 190 भी गई थी रिसेंटली, बट अभी गिर के 150 पे आ रही है। तो मैं तो क्लियरली मानता हूँ कि इसमें पोटेंशियल है कि ये इस एरिया की सबसे बड़ी, इस रीजन की सबसे बड़ी कंपनी बनेगी। और इंडिया में कोई कंपनी $1 ट्रिलियन बने ना बने, ये शायद एशिया आउटसाइड चाइना की सबसे पहली $1 ट्रिलियन कंपनी बनने का पूरा मादा रखती है। और ये ऑब्वियसली मेरी बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत हद तक अमेज़ॉन से मिलता जुलता है। तो अगर मैं तो ऑब्वियसली बहुत यंग था जब अमेज़ॉन इस जर्नी से गुजर रहा था 2010-15 के अराउंड। तो मुझे लगता है कि आई होप फ्यूचर में ये अमेज़ॉन जैसा रिटर्न अपने शेयर होल्डर्स को दे। तो ये था मेरा पहला ऐसा शेयर जो शायद आप लोगों ने ज़्यादा सुना नहीं होगा। बताइएगा मुझे कैसा लगा आपके मेरा एनालिसिस। और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। मैं बहुत नया हूँ यूट्यूब में, थोड़ा इंकरेजमेंट बहुत अच्छा लगेगा। तो सब्सक्राइब करते रहिए। और मैं इस पे फुल्ली इन्वेस्टेड हूँ। ये मेरा मेरे अपने कंपनी के स्टॉक्स के अलावा जहाँ मैं काम करता हूँ, ये मेरा सबसे बड़ा होल्डिंग है और मैं बहुत खुश हुआ रिजल्ट से। और मैं अपना होल्डिंग्स इंक्रीज़ ही करूँगा, डिक्रीज़ नहीं करने वाला हूँ। मैं आपको नेक्स्ट टाइम अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो मैं एक और कंपनी शेयर करूँगा। बहुत सिमिलर प्रोफाइल है उस कंपनी का भी, बट वो किसी और रीजन का चैम्पियन है। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच, टेक केयर।